चलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, और इसके बाद हमने जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करे थे। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये जो टॉपिक है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए प्रीलियम्स, एमपीपीएससी प्रीलियम्स के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, जैसे कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, उसके बाद संचार हमने देखे, कंप्यूटर के बारे में देखें बेसिक, ब्लॉक डायग्राम, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की यूनिट्स, उसके बाद मेमोरी के प्रकार हमने देखें, फिर हार्डवेयर देखें, हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर के बारे में देखें, सॉफ्टवेयर के बाद हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करेंगे हम इसकी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है, मैंने बताया 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे वर्क किए जाते हैं, मतलब उन पर वर्क किया जाता है। तो ये प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए तैयार किए जाते हैं। उपयोग के आधार पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और एक जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि विशेषीकृत जो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता होते हैं, यानी यूजर्स होते हैं, उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। किसी और जो कार्य है उसके लिए इसकी उपयोगिता नहीं होती, मतलब जिस कार्य के लिए उनको बनाया गया है उसी कार्य के लिए इनको उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें, रेलवे रिजर्वेशन के लिए जो तैयार किया गया जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ उसी के लिए उपयोग होगा, या फिर जो वायुयान यानी कि जो एयरलाइंस है उसको नियंत्रण के लिए यहाँ पे बनाया गया सॉफ्टवेयर उसी के लिए उपयोग होगा। मौसम विश्लेषण के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर सिर्फ उसी के लिए यहाँ पे उपयोग होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। और सामान्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विशेष आवश्यकताओं के लिए बनाया जाता है, इनके अलग अलग प्रकार के लाभ भी हो सकते हैं। तो हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, डीटीपी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इन सभी के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर देख ले। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड का मतलब क्या होता है, एक शब्द, और इस पर जो प्रोसेसिंग है, इसको संसाधित करने के जो भी काम किए जाएंगे जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएंगे वो कहलाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड की अगर बात करें तो एमएस वर्ड करता क्या है, एमएस वर्ड के अंतर्गत हम देख सकते हैं किसी टेक्स्ट को हम टाइप कर सकते हैं, टाइप करने के बाद उसको एडिट कर सकते हैं, स्पेलिंग, ग्रामर और फॉर्मेटिंग वगैरह सभी चीज़ें यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के पश्चात हम उसको जो है प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट निकालने के बाद भविष्य के लिए यूज़ करना है, फ्यूचर के लिए, तो उस फाइल को हम सेव भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम किस पर किए जाते हैं, एक वर्ड पर किया जा रहा है, और किस में किया जा रहा है, एमएस वर्ड में किया जा रहा है। तो एमएस वर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे कि लेटर बनाने का काम आता है, रिपोर्ट बनाने का काम आता है, बुक्स बनाने का काम आता है, इन सब को बनाने को, उनको एडिट करने को, सारी चीज़ यहाँ मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे कि हम देखें एमएस वर्ड इसका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो कोई मीटिंग होती है या फिर कोई हम सम्मेलन की बात करें तो वहाँ पे जो होता है कोई प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन देना है, तो इसके अंतर्गत हम जो है विभिन्न प्रकार की पीपीटी का कलेक्शन करके यहाँ पे अपने जो भी विचार है वो उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे पावर पॉइंट की अगर बात करें, पावर पॉइंट के अंतर्गत हम पीपीटी का निर्माण कर सकते हैं और अपने विचारों को वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से, अन्य कोई डिस्प्ले माध्यम से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। तो इसके द्वारा हम जो भी फाइनेंशियल लेखांकन से संबंधित, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से संबंधित, व्यापारिक लेन देन और जो मैनेजमेंट से संबंधित जो भी काम है उसको सरल बनाने के लिए जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण इसका टैली यहाँ देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी कि हम बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल को यहाँ पे स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोला जाता है। मुख्य रूप से अगर देखें तो स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी से संबंधित जो डेटा है, टेबल है, रो और कॉलम में अगर डाटा को मैनेज करना है, सैलरी शीट बनाना है, अटेंडेंस शीट बनाना है, जो विभिन्न प्रकार के जो एम्प्लॉय है उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है कौन सा सॉफ्टवेयर, यहाँ पे यूज़ होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम मतलब एक्सेल यहाँ पे यूज़ होता है। मुख्य रूप से विंडोज़ के अंतर्गत ही एक्सेल देखने को मिलता है माइक्रोसॉफ्ट का। फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का अगर बात करें, किसी ऑफिस का हमको डेटा है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कंपनी है, उनका डेटा जो है सही तरीके से टेबल के रूप में या फिर अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से मैनेज करना है, तो वो एक प्रकार से डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है। और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेस हम बोल सकते हैं, ठीक है, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल बोल सकते हैं। तो ये सभी यहाँ पे यूज़ होते हैं। फिर बात करें डीटीपी सॉफ्टवेयर की, तो डीटीपी सॉफ्टवेयर यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जिसकी सहायता से हम कोई ब्रोशर बना सकते हैं, कोई आईडी कार्ड बना सकते हैं, या फिर कोई भी हम फोटो को एडिट कर सकते हैं। जैसे पेज मेकर की अगर बात करें तो पेज को यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। तो ये डीटीपी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब ये तो एक अलग कैटेगरी है, परंतु फिर भी हम देख सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को मैनेज करने के काम आते हैं। जैसे कि सिस्टम टूल्स इसके अंतर्गत आ जाते हैं, एंटीवायरस वगैरह, ये सारी चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है।
अब ये तो हमारा हो गया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीज़। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ जानेंगे जो कि आपको आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही देखने को मिलता है ये टॉपिक भी। तो जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक कंप्यूटर है और यहाँ पे एक कंप्यूटर है। इन दोनों कंप्यूटरों को आपस में हम कनेक्ट करेंगे किसके लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए। विशेष उद्देश्य क्या हो सकता है, इनके बीच में डाटा का आदान प्रदान करना, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना किसी विशेष उद्देश्य के लिए। तो जब इन्फॉर्मेशन के आदान प्रदान करने के लिए एक से अधिक कंप्यूटर ने दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नेटवर्क। और नेटवर्क जो होता है उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, या तो वायर्ड मीडिया का यूज़ कर सकते हैं या तो वायरलेस मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। तो इनके लिए हम जो है अलग अलग प्रकार के नेटवर्क की कैटेगरी यहाँ देखेंगे। यानी कि बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना जो है नेटवर्किंग कहलाता है। और नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य जो होता है सूचना, जो रिसोर्सेस होते हैं तथा जो भी हमारे वर्क होते हैं उनकी शेयरिंग करना होता है, इन्हें साझेदारी करना होता है। नेटवर्किंग बनाने के लिए सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस प्रकार हम बोलें तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का उसमें प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक सर्वर होता है जो सारे क्लाइंट को यहाँ पे मैनेज करता है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है उसे बोलेंगे सर्वर, और जो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है उसको बोलेंगे क्लाइंट। तो इन दोनों से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यहाँ पे बोला जाता है। इस आर्किटेक्चर में एक साथ जो है एक साथ कई सर्वर कंप्यूटर मतलब जो है एक साथ अनेक कंप्यूटर सर्वर से जुड़े होते हैं। और इस आर्किटेक्चर में मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में सभी कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जाता है, इसमें क्लाइंट व सर्वर का कोई भेद नहीं होता। तो इसी के तहत हम जो है विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें, सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा पैन। इसको बोला जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है। मतलब क्या है, किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर, यानी हम बात करें 10 से 100 मीटर की दूरी तक का अगर नेटवर्क हमको क्रिएट करना है किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, तो हम क्या बोलेंगे, उसे पैन बोलेंगे, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है। और लैन आप समझ सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है, यानी कि छोटे भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि 1 से लेकर 10 किलोमीटर के क्षेत्र के अंतर्गत अगर वर्क करना है तो उनमें कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाली जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो कहलाएगा लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। फिर होता है मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो होता है 10 से लेकर 100 किलोमीटर तक के अंतर्गत किसी कंपनी है, कोई कंपनी अपने जो है विभिन्न ब्रांच को आपस में कनेक्ट करना चाहती है। आप केवल टीवी कनेक्शन की अगर बात करें तो वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो ये एक प्रकार से पूरे शहर को कवर कर लेता है। 10 से लेकर 100 किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कंप्यूटर को आपस में जोड़ना मैन कहलाता है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। फिर बात करें WAN वाइड एरिया नेटवर्क की, तो पूरे बड़े विश्व स्तर पर यानी कि पूरे ग्लोबल लेवल पर जो नेटवर्क काम करता है, यानी देश है, महाद्वीप है और विश्व में फैले जो कंप्यूटर है उनको आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, वैन कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे इंटरनेट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंट्रानेट की। तो इंट्रानेट क्या होता है, किसी एक संस्था मतलब कोई बैंक हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो अपने अपने जो अंदर जो भी कंप्यूटर संस्था में उनको आपस में जोड़कर एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट। उदाहरण के लिए एक और चीज़ हम देखें, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, वो अपने खुद के कंप्यूटरों को आपस में हम नेटवर्क जो है चलाएगा, वहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रानेट बोलेंगे। फिर एक और होता है एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट मतलब एक से अधिक संस्था को आपस में जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है उसे बोलेंगे एक्स्ट्रानेट। इसके साथ ही हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट क्या होता है, दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। तो जो WAN के अंतर्गत आता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क की श्रेणी में आता है। फिर बात करें WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको टिम बर्नर ली ने 1990 के आसपास यहाँ पे बनाया था। अगर इस नेटवर्क पर जो है मतलब यहाँ देखें तो इस नेटवर्किंग पर जो है सूचना का आदान प्रदान मल्टीमीडिया के रूप में होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, WWW बोलेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं किसके संबंध में, जो नेटवर्किंग यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग है उसके संबंध में। अब कुछ हम बात कर लेते हैं जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ जो है विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं कंप्यूटर के। एक ओवरव्यू में दे देता हूँ, हालांकि विस्तार से हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। जैसे कंप्यूटर होता क्या है, तो कंप्यूटर तो मैंने बता चुका हूँ पहले कि कंप्यूटर होता क्या है, तो फिर भी एक ओवरव्यू दे देते हैं। कंप्यूटर एक प्रकार से देखें जो एक संगणक के रूप में काम करता है, यानी कि मशीन है जो कि यूज़र के निर्देशों को प्राप्त करता है, उनको पर प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट के रूप में किसी आउटपुट डिवाइस की सहायता से यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ पे ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो कि भाप से चलता था तथा गणनाएं करता था। और इसके साथ ही हम देखें
1842 के अंतर्गत अगर देखें तो चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया जो कि पंच कार्ड के निर्देशों पर मूलभूत गणनाएं जो है जोड़ घटाना गुणा भाग आदि कर सकता था। चार्ल्स बेबेज के इस योगदान को देखकर उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है या पिता कहा जाता है। इसी के साथ ही एक और लेडी थी जिन्हें बोला जाता है लेडी एडा अगस्टा। तो जो एनालिटिकल इंजन बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, उस पर पहला प्रोग्राम बनाने वाली जो लेडी थी वो लेडी एडा अगस्टा थी। तो इनको दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। उन्हें 2 अंकों की संख्या प्रणाली जो बाइनरी प्रणाली थी उसके आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है। और 1946 की अगर बात करें, 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली ने सामान्य जो कार्य है उसके लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसे एनिएक बोला जाता था। ठीक है। और 1970 की अगर बात करें यहाँ पे, तो 1970 में इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण ने जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी और इससे जो है छोटे कंप्यूटरों का निर्माण संभव हो पाया जिन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर जो है बेसिक रूप से हमने देखे इसके कार्य प्रणाली के आधार पर जो कंप्यूटर उसके प्रकार हम देखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, सुपर कंप्यूटर, इन सभी के बारे में विस्तार से हम यहाँ पे जानेंगे। फिर जो है अंतर बात करेंगे यहाँ पे सामान्य कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बीच में अंतर यहाँ देखेंगे। इसके बाद हम जो है यूजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर के यूज़ कहाँ कहाँ किए जाते हैं, जैसे कि मिसाइल डिज़ाइन के क्षेत्र में, टेस्टिंग के क्षेत्र में, सैटेलाइट डिज़ाइन के क्षेत्र में, टेस्टिंग के क्षेत्र में, सिमुलेशन के क्षेत्र में, सिमुलेशन टेस्टिंग, वेदर डेटा प्रोसेसिंग और जीनोम जो क्रिएशन है उसके क्षेत्र में भी यहाँ पे यूज़ होता है। सुपर कंप्यूटर जो है इंडिया में हम देख सकते हैं, इंडिया के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर जो है किस प्रकार वहाँ पे परफॉर्मेंस रही है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, एनालॉग कंप्यूटर देखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर, जो कि भविष्य की योजना यहाँ देखने को मिलती है। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, वायरस के बारे में बात करेंगे। वॉर्म जो क्या होता है वो भी वायरस का प्रकार, एंटीवायरस जो कि इसको हटाने का काम करते हैं, फायरवॉल क्या होती है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर प्रोसेसिंग स्पीड को मापने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे जैसे माइक्रो कंप्यूटर में किस प्रकार मापा जाता है, मिनी मेन फ्रेम और वर्क स्टेशन में किस प्रकार मापा जाता है, पैरेलल प्रोसेसर जो है किस प्रकार काम करता है, जो कि सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर कुछ सोशल मीडिया के अंतर्गत जो है जो हमने पहले देख चुके हैं, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे यूट्यूब के बारे में कुछ जानकारी, याहू, फेसबुक, ट्विटर, विकीपीडिया, सर्च इंजन क्या होता है वो हम देख चुके हैं, हालांकि फिर भी देख लेंगे। ईमेल, वीडियो मेल, चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत वायर्ड और वायरलेस मीडिया के बारे में बात करेंगे। वायर्ड कम्युनिकेशन में देखेंगे केबल के बारे में, वायरलेस में भी देखेंगे हम। इसके बाद मोबाइल जनरेशन की बात करेंगे, साथ ही हम जो है मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी 1G, 2G, 3G और 4G, 5G जो वर्तमान में आने वाली उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज़ हमारी यहाँ कवर हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी जो अभी आज हमने पढ़े हैं। ठीक है, अभी की क्लास में जो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट रूप से हमारा जो है जो चैप्टर है वो यहाँ पे कवर होता हुआ नज़र आएगा।